एंशियंट हिस्ट्री चंचल अग्रवाल, हड़प्पा सभ्यता। तो इसमें सबसे पहले क्या है, एक आदमी जो है नदी के किनारे आराम कर रहा है, फिर उसे पत्थर दिखा। ये पत्थर के जो है अब यहाँ पे दिखाए गए हथियार और औजार, फिर उसी का जो औजार बनाने का काल हो गया, समय हो गया काल। 4 रोटी मिली, एग्रीकल्चर, तांबा, फिर 6 रोटी, फिर 2 रोटी एक्स्ट्रा हो गई। सबसे पहले पेट भरने का प्रयास किया मानव ने। जब प्रारंभिक मानव खाने के बाद प्यास लगी तो नदी के किनारे गया और खाने के बाद वहीं नदी, नींद आती है खाने के बाद, तो वहीं सो गया। जब वहाँ सो गया तब उठा तो बैठे बैठे बोर होने लगा। तो अब क्या हुआ कि अब पत्थर दिखा तो पत्थर से खेलने लगा। कहा अरे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर इसके बाद जो है भूख लगी तो पत्थर फेंक कर जानवर देखा, तो उसके दिमाग में आया कि नहीं अब उसको मार सकते हैं जानवर को इससे। और देखकर जानवर वहाँ पे पानी पी रहा था, तो पत्थर को ऐसे उठाकर फेंका और मर गया। तो देखा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे पहले मेरे घायल होने और जान जाने का चांस था, खतरा था, क्योंकि नाखून मारेगा जानवर और भारी पड़ सकता है तो मार भी देगा। लेकिन अब पत्थर मार दे तो इम्पैक्ट ज़्यादा, तो इससे मुझे चोट भी नहीं लगी। अब हथियार के रूप में पत्थर का इस्तेमाल शुरू किया। पहले खुदाई करता था तो अब मिट्टी नाखून में जाती थी तो जलन होती थी। अब पत्थर से करे तो ये दिक्कत गायब। अब क्या हुआ, अब 2 पत्थर को आपस में रगड़े तो पहले पत्थर का आगे वाला हिस्सा गायब, तो धारदार पत्थर बना, उससे घास के मैदान काटने के काम आ गया। ठीक। अब एग्रीकल्चर में शुरू हुआ पत्थर का इस्तेमाल। इस तरह से 4 रोटी बना लिया। तो ऐसे ऐसे इंसान एक जगह बैठे थे, कुछ काम नहीं था, तो सोचे कि चलो खोदते हैं। तो खोदते 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 नीचे गए तो वहाँ तांबा मिला। इस तरह से एग्रीकल्चर में अब हथियार बना है ना, उस तांबे का हथियार बनाया, और जो है उससे क्वालिटी बढ़ गई तो 6 रोटी बनने लगी। अब क्या हुआ, प्राइमरी क्या था, पहले एग्रीकल्चर था, सेकेंडरी ट्रेड, टर्सरी सर्विस सेक्टर। अच्छा, तो तांबा प्लस टिन को मिलाकर वो बना दिया, कांसा बना। तो 2600 से 1920 तक हड़प्पा सभ्यता की वो मानी जाती है। ठीक है। अब जब रोटी 2 ज़्यादा बनी तो वो ट्रेड करेगा, ऐसे ही इधर उधर ट्रेड करेगा। तो जैसे इंडिया के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के बाद ईरान, इराक, फिर इसके बाद जो है उसी को पर्सिया बोलते थे। फिर इसके बाद उसी के बाद आएगा मिस्र की सभ्यता। तो कांसा तांबा से और मजबूत। अब जंगल काटना, एग्रीकल्चर और आसान, तो प्रोडक्शन और बढ़ा। 8 रोटी बन गया कांसे से, और उत्पादन बढ़ गया तो शहर बस गए। अब पहली बार बसे भारत में तो बोला गया भारत का प्रथम नगरीकरण। ठीक। अब फिर इसके बाद क्या है, कांसा कई समय तक इस्तेमाल हुआ, सो कहा गया कांसा युगीन सभ्यता। तब बोला गया कि बाढ़ आ गई, आग लग गई तो लोग चले गए, तो समय के साथ साथ मिट्टी जमा हो गई, तो यही नगर खंडहर बन गए। 400 साल पहले ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई, तो ब्रिटिश इंडिया क्या था, ईस्ट वाले देशों के साथ व्यापार करना चाहती थी। तो ये इंडिया के साथ व्यापार करना चाहती तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, और फिर ये कंपनी थी तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी हो गई। ठीक है। ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन के नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है। ठीक। अब क्या हुआ, ब्रिटेन के ईस्ट में इंडिया, और वो सोचे कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना चाहिए, तो ब्रिटेन के इस इंडिया में और कंपनी है तो नाम पड़ा ब्रिटिश इंडिया कंपनी। अब अंग्रेज आए तो सोचा कि राजनीतिक हस्तक्षेप करना चाहिए, और प्लासी एंड बक्सर के बाद वो कब्जा किए। फिर कब्जा किए, पर वो लाइन बना रहे थे, पंजाब के एरिया में रेलवे लाइन बना रहे थे। रेलवे लाइन जब बिछा रहे थे तो बिछाते बिछाते, अब ईंट बिछाते बिछाते फिर ईंट कम पड़ रही थी, तो उसी ट्रैक पर मजदूर बैठ गए, तो गॉसिप कर रहे थे। अब एक मजदूर की नज़र एक खंडहर पर गई, तो खंडहर में तो एक खंडहर को तोड़ डाला, क्योंकि कहा कि यहाँ से ईंट निकाल के रेल की पटरी के लिए बिछा दे। तो अब क्या हुआ कि अंग्रेज़ों के पास खबर गई तो रुकवा दिया।
अब पता नहीं क्या हुआ कि उस खंडहर में उसे एक आदमी ने रुकवा दिया। अब आर्कियोलॉजिस्ट बुलाए गए तो कहे कि आम आम चीज़ नहीं है, ये तो पहले नगर हैं। अब या तो कोई बताने वाला हो या कोई कहीं चीज़ लिखी मिल जाए। वो सोचे कि नगरों का नाम कैसे रखें, तो अब कुछ क्लू नहीं था, तो सोचे कि जहाँ से मिली है उसी के नाम पे रख दें। पंजाब पाक में हड़प्पा नामक जगह से मिली, तो इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता। यही 12.5 लाख का क्वेश्चन ऑफ केबीसी था, 12.5 लाख का। इंडस वैली सिविलाइजेशन किस नगर के सामने बसी थी, तो उसका नाम था हड़प्पा। लोग कहीं भी बसते हैं तो नदी के किनारे बसते हैं, तो अब नदी और उसकी सहायक नदी सिंधु के किनारे बसने वाली सभ्यता सिंधु नदी की सभ्यता कहलाई। और क्या है उसकी सहायक नदी? रावी, चेनाब, झेलम। ठीक है। इतिहास को जानने के 2 तरीके हैं, पुरातात्विक लिखित, पुरा माने पुरानी, तात्विक माने चीज़ें। पुरानी चीज़ों के आधार पर इतिहास का निर्माण करते हैं। क्लासिफिकेशन। पुरानी चीज़ों और लिखावट के आधार पर हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड की गई है। प्रागैतिहासिक, प्री हिस्ट्री, जब लिखावट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो उसके द्वारा छोड़ी गई चीज़ों से ही मिलती है उनके बारे में जानकारी। आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री, जब लिखित साक्ष्य है बट वो पढ़ नहीं सकते हैं हम, तो उसे बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। इसे मानव ने लिखना शुरू किया था। ठीक है। इसमें मानव ने लिखना तो शुरू किया था, लेकिन लिखना बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि मानव ने जीना सीख लिया है और चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को वो जो है चीज़ें मिले। सोसाइटी इस्टेब्लिश हो चुकी है इसका मतलब। फिर इसके बाद सामान्य हिस्ट्री, जनरल इतिहास, सामान्य इतिहास, जनरल हिस्ट्री, जिससे लिखित प्रमाण मिले हैं और पुरातात्विक चीज़ें मिली हैं, जैसे मौर्य साम्राज्य, मेगास्थनीज की इंडिका से लिखावट मिली। इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं काफ़ी मिलती हैं। तो 5वां नाम क्या पड़ा? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैला है? चारों तरफ में। नॉर्थ में हड़प्पा सभ्यता का जम्मू कश्मीर में मांडा पड़ता, मांडा लाइक पांडा। कहाँ पड़ता है? JNK में। किस नदी पर स्थित है? चेनाब। दक्षिण में दैमाबाद लाइक हैदराबाद। कहाँ पड़ता है दैमाबाद? महाराष्ट्र में। किस नदी पर? प्रवरा नदी पर। यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। पूर्वी हिस्से का नाम क्या है? पूर्वी हिस्से का नाम यानी ईस्टर्न आलमगीरपुर। तो आलमगीर माने ये मुगल बादशाह के नाम पर है। पुर माने होता है नगर। कहाँ पड़ता है? वेस्ट यूपी में, मेरठ में। किस नदी के किनारे पर स्थित है? हिंडन नदी। यह यमुना नदी की सहायक नदी है। पश्चिमी हिस्से का क्या नाम है? सूतका गेंडोर। सूत दिया गेंडे को, किससे सूता? डोर से। तो क्या करेगा वो? हमको बहुत मारेगा फिर। सुतका गेंडोर कहाँ पे स्थित है? पाक के बलोचिस्तान में है। यही वाला जो पार्ट है जो अलग नेशन की मांग कर रहा है। नदी का नाम क्या है? दसरौ। अब सभी हिस्से को कांटेक्ट किए तो एक ट्रायंगल बन रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कैसा है? त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर है। कितने किलोमीटर में है? 13 लाख किलोमीटर में 400 किलोमीटर कम है, यानी 12,99,600 किलोमीटर में है। शॉर्ट रिवीजन ऑफ क्लास। मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? तांबा। तांबा में 3 मिलाए कांसा बन जाएगा। इसी का लंबे समय तक यूज किया, कांसा युगीन सभ्यता कहलाएगा। इसी कांसे की वजह से नगरीकरण हुआ। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित है। क्योंकि दोनों की विशेषताएं मिलती हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल कहा। अब हड़प्पा सभ्यता की सभी विशेषताएं बाकी है कि हड़प्पा सभ्यता में नगर कैसे थे, देन हड़प्पा सभ्यता के व्यापार की तकनीकी, देन हड़प्पा सभ्यता के सभी नगर, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। फिर इसके बाद अब क्लास 2 है। हड़प्पा सभ्यता पाक में पड़ने वाली जगह के नाम पर
पढ़ा है। जब किसी व्यक्ति सभ्यता मतलब होता है, सभ्य मतलब जब किसी काम को ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक, व्यवस्थित वे में करने की कोशिश करते हैं तो उसे सभ्यता, सिविलाइजेशन बोलते हैं। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है सिस्टमैटिक वे में काम करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसे जानने के लिए विशेषताएं पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के नगर दो भाग में बटे हैं, सिटीडल एंड लोअर सिटी। सिटीडल को किला बोलते हैं, लोअर सिटी माने निचला नगर। पश्चिमी हिस्से का नाम सिटीडल किला या दुर्ग था। पूर्वी हिस्से को लोअर सिटी, निचला नगर कहा जाता है। किला में क्या होते हैं? किला में आईएएस नेता, प्रेसिडेंट हाउस, पीएम हाउस, लाइक नई दिल्ली की तरह से ऐसे था। और निचले नगर में आम लोग रहते थे। सड़क की नगरें कैसी थी? सड़क की नगरें चौड़ी थी। सड़कें 90 डिग्री पर काटती थी। इस प्रणाली को ग्रिड प्रणाली बोलते हैं, ग्रिड पैटर्न बोलते हैं। इसी को आसान भाषा में चौराहा बोलते हैं। अब सड़क के ऊपर पानी जमा होने पर बारिश होने पर हम चल नहीं पाएंगे, तो इसके लिए सड़क के किनारे नालियाँ थी। और नालियों को इसको ठीक ठाक करने के लिए बदबू ना आए तो उनको ठीक ढक दिया। तो प्रॉपर ड्रेनिंग सिस्टम भी था। शहरों के मकान कच्चे होते या पक्के होते इत्तेफाक की बात है। ये डबल स्टोरी बिल्डिंग है। मतलब ये लोग हर काम ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहे थे। साबित होता है कि ये लोग सभ्य हैं। अब नगर में खेती बाड़ी या व्यापार होता। व्यापार ये तो एक तरह का लोकल व्यापार और जो है इंटरनेशनल व्यापार। लोकल हमारे पास था तांबा, कपास और मिट्टी। तांबा का पिघलाकर हथियार, औजार, मूर्ति, खिलौने बनाए। मिट्टी इसी समय कपास भी यूज करना शुरू कर दिया गया था। अच्छा, सबसे पहले राजस्थान के खेतड़ी नामक जगह से तांबा मिला था, हमारे पास था, तो उसे एक्सपर्टाइज वे में यूज शुरू किया। इंडिया से ईरान, पर्सिया में जो है, तो हम ईरान में लेकर गए। अपनी चीज़ों ऊपर की 3 चीज़ों को दिया और उसके बदले कुछ चीज़ लेके आए, लाइक 3 चांदी। इंटरनेशनल से क्या लेके आए? चांदी 3। चांदी ज़्यादा लेके आए ईरान और अफ़गानिस्तान से। ठीक है, ईरान से ज़्यादा। हड़प्पा की लिपि क्या है? इस तरह की लिपि है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसे अज्ञात है, अभी तक अज्ञात है। अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है, लेकिन लिखने का तरीका जान गए। लिखने का तरीका है सर्पाकार। क्यों सर्पाकार है? सर्पाकार इसलिए क्योंकि एक बार जैसे मछली इधर है, फिर इधर है, इधर, 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 ऐसे ही सांप चलता है, तो इसलिए सर्पाकार है। और ये है जो गोमूत्र के जैसे भी इसका फ्लो है, तो इसलिए गोमूत्रात्मक शैली बोला गया। इंग्लिश में बोलते हैं बोस्ट्रो फीडिंग। ठीक, ऐसे थे, मछली के शेप बने थे। हो सकता है इधर से उधर की तरफ चलकर लिखते थे, तो उर्दू ऐसे ही लिखते हैं, बाएं तरफ से शुरुआत होती है तरीके से। तो सर्प के आकार का था। ऐसे ही गाय के मूत्र का भी प्रवाह होता है, तो सर्पाकार। गाय गौमूत्रात्मक शैली। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है? अज्ञात है। लिखने का तरीका क्या है? सर्पाकार, गोमूत्रात्मक। मछली बनी है, मतलब हड़प्पा के लोग जो देखते थे, सुनते थे, फील करते थे, ये लोग जो है चित्र बनाकर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते थे। तो भावनाओं को चित्र बनाकर प्रदर्शित करते थे। ठीक, ये लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक लिपि है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। ये बस जैसे ये ऐसे ही है जैसे हम लोग जो है अपना जो भाव है उसको चित्र के रूप में दे देते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है कुछ चीज़ों को देते थे, कुछ चीज़ों को लेते थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। जिस भी इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम होता है, उस इकोनॉमी का आधार जो है कभी भी व्यापार नहीं होता है। आधार जिस पर टिके, आधार माने क्या होता है? जिस पर टिके हैं, उसका आधार जो होता है कृषि होता है। मतलब जब वस्तुओं का एक्सचेंज होगा, तो
भर के ले गए, पहले टिकट खरीदा वहाँ वस्तु दी, पॉपकॉर्न खरीदा वहाँ वस्तु दी, कपड़े खरीदने गए वहाँ वस्तु दी, मूवी देखने गए वहाँ पूरा भर कर बैठे। तो इस तरह का सिस्टम होगा तो कभी व्यापार डेवलप नहीं होगा, टफ हो जाएगा। मतलब अभी भी व्यापार डेवलप नहीं हुआ तो मतलब किस चीज़ पर निर्भर हो आप? कृषि पर निर्भर हो। हड़प्पा सभ्यता का आधार कैसा होगा? कृषि होगा, एग्रीकल्चर। जिस भी इकोनॉमी में पैसे का इस्तेमाल होता है तो इस वजह से, पैसे की वजह से कोई बहुत अमीर है, किसी के पास खाने का है ही नहीं, तो किसी को ठंड का एहसास नहीं, तो किसी को कपड़े तन ढकने को नहीं। तो इस समाज में भयानक आर्थिक असमानता है, बिकॉज ऑफ मनी। हड़प्पा में पैसे का इस्तेमाल नाम मात्र ही हो रहा था, तो यहाँ के समाज में समानता है। यहाँ के लोग काम को ऑर्गेनाइज्ड वे में करते थे। हड़प्पा सभ्यता से हमें क्या नहीं मिला है? शेर का साक्ष्य नहीं मिला है, मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, लोहे का साक्ष्य नहीं मिला है। मूर्ति मिली है, स्वास्थ्य का चिन्ह मिला है, हाथी के दांत मिले हैं, बट ऐसा नहीं कि मंदिर का साक्ष्य मिला है। गाय के एविडेंस अप्रत्यक्ष रूप से मिले हैं, बट प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिले हैं, मतलब नहीं मिले हैं। वैदिक पीरियड हड़प्पा के बाद आया था। हड़प्पा के तमाम साइट्स के बारे में सुना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट साइट क्या है? हड़प्पा, क्योंकि सिंधु नदी के बारे में सबसे पहले वर्तमान में हमें पाकिस्तान के हड़प्पा नामक जगह से मिला था। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। अब वो खंडहर बन चुके हैं तो किसी ने साफ करवाया होगा। तो DRS सिस्टम, जैसे क्या होता है धोनी रिव्यू सिस्टम, क्रिकेट में जो है फील्ड एम्पायर से जब आप संतुष्ट नहीं होते तो बोलते हैं कि रिव्यू करने के लिए देते, तो धोनी रिव्यू सिस्टम ऐसे, मतलब दयाराम साहनी। किस सन में खोज किया था? 1921 में। ठीक है। अब मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो पाक के सिंध प्रांत में स्थित है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, तो वही सिंध वाला है ये। किस नदी के किनारे स्थित है? इंडस नदी, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किसने खोज की थी? RD बनर्जी साहब ने। बनर्जी लोग बंगाली होते हैं, R से रसगुल्ला पसंद करते हैं और D से दुर्गा पूजा करते हैं। ठीक है, तो RD बनर्जी राखलदास बनर्जी हो गए। और जो है सन 1922 में की थी। RD बनर्जी साहब लोगों के साथ मोहनजोदड़ो की साइट पर पहुँचते तो गांव वाले बोलते कि साहब यहाँ मत जाइए। पूछते क्यों? जहाँ लोग मर चुके हैं वहाँ लाशों का ढेर जमा हो चुका है, इसलिए मोहनजोदड़ो की मीनिंग होती है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। M से माउंट, M से मृतक, M से मोहनजोदड़ो हो गया। मोहनजोदड़ो से बहुत कुछ मिला है। पशुपति शिव की आकृति वाली मोहर मिली है, हमें कांसे की मूर्ति मिली है, मतलब डांस करते हुए लड़की की मूर्ति मिली है। ठीक, तो ऐसे मूर्ति किसकी मिली? लड़की की। लड़की क्या कर रही है? डांस कर रही है। ठीक, तो हमें कांसे की मूर्ति जो तांबा प्लस टिन से मिलकर बना होता है, कैसे बनता है? कांसा का क्या बनता है? तो कांसे की मूर्ति बनी है। ठीक है, तो ये क्या है? डांसिंग करती मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके अलावा हमें प्रीस्ट की मूर्ति मिली है। ठीक, विशाल स्नानागार मिला है, द ग्रेट बाज। तीनों में से सबसे बड़ा कौन है? विशाल स्नानागार, सभा भवन और अन्न भंडार में से तो सबसे बड़ा है अन्न भंडार, क्योंकि ज़्यादा स्पेस घेरता है। सभा भवन मिला है, अन्न भंडार मिला है, क्योंकि जैसे शहर से आता है सामान तो कहाँ रखा जाएगा? शहर से जब सामान आता है तो वहीं रखा जाएगा एक जगह से, क्योंकि डेली उसके पास तो शहर के पास होता नहीं, गांव से ही आता है सब अनाज। तो उसके लिए अन्न भंडार बनाए गए थे और सभा भवन बनाया गया था कि हाँ, जैसे शहर को चलाने के लिए सभा करनी पड़ती है। ठीक, मोहर पर जो आकृति है वो लॉर्ड शिवा की है, शिवा जैसी है। पशुपति शिवनाथ मंदिर कहाँ है? काठमांडू में है। केदारनाथ मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड में है। भूकंप आया, सब बर्बाद हो गया, लेकिन ये दोनों मंदिर जो है ऐसे ही थे। ठीक, तो
अब देखिए अब क्या है यहाँ पे, पशुपति शिव का जैसे है मोहर में बीच में स्थान है, और राइट में क्या है, राइट हैंड में टाइगर एलिफेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, गेंडा है, भैंसा है, नीचे हिरन है। मतलब ये लोग शुभ अशुभ में विश्वास करते थे, राइट साइड अच्छा रखते हैं और लेफ्ट साइड खराब। नीचे कदम हिरन जैसी चाल, इसीलिए नीचे यहाँ एलिमेंट के साक्ष्य मिल गए। एग्जाम में आता है पशुपति शिव के राइट हैंड में कौन से जानवर हैं, तो राइट हैंड में टाइगर और एलिफेंट है। अगर डांस करती हुई मूर्ति बना रहे हैं मतलब उसके पास परफेक्ट डांसिंग पैटर्न है, उनके पास कई बार परफॉर्म हुआ होगा सेम परफॉर्मेंस, ठीक है। मतलब डांस है तो म्यूजिक भी होगा, मतलब उनकी परफेक्ट कल्चरल लाइफ भी होगी, मतलब वो मूर्ति बनाने में एक्सपर्ट भी हो चुके हैं। तो कहने का मतलब है एक ही चीज़ को देखने के नज़रिया अलग अलग होता है, ठीक है। पुरोहित की मूर्ति ऐसे मिली है और उस पर जैसे कोहली की सेविंग है वैसे ही उस पर उसकी सेविंग थी पुरोहित की। तो इसका मतलब क्या है, और नीचे कपड़े पहना हुआ है, कपड़े का मतलब वो लोग कपड़े पहनते थे, कपड़ा मतलब कपास का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। अगर सेविंग कर रहे हैं मतलब श्रृंगार में इंटरेस्ट है, ये विश्वास रखते थे। कपड़ों में डिजाइन देखने को मिलता है उनके शासनकाल में। लाइव क्लास करके लाइव बना लीजिए, ए सिंगल क्लास कैन चेंज योर लाइफ। विशाल स्नानागार इतना बड़ा नहीं कि इसे तालाब कह सकते हैं, रेक्टेंगल में है ना, मतलब चौड़ाई बहुत कम है, लंबाई बहुत ज़्यादा है। यह शहर के बीचों बीच स्थित है, मतलब धार्मिक कृत्य करने से पहले लोग वहाँ हाथ पैर धुलते होंगे फिर किसी स्थान पर जाते होंगे, ठीक है। मोहनजोदड़ो शहर है, शहर चलाने के लिए सभा करनी पड़ती है। अब सभा हवा में तो करेंगे नहीं, सभा भवन करते थे, सभा भवन में करते थे तो वहाँ सभा भवन मिलता। अब गांव से शहर में अनाज आता है, चावल दाल गेहूँ दूध, तो उसके भंडार के लिए अन्न भंडार मिला, तो सब कुछ इस्तेमाल तो नहीं कर पाओगे, तो उसका भंडारण करते हो। अब थर्ड प्लेस कौन सा है, कालीबंगा। अभी तक प्लेस पाक में पड़े, तो पाक से इंडिया में आने के 3 रास्ते हैं, JNK, पंजाब, राजस्थान, फिर गुजरात। बजरंगी भाईजान वाली मूवी में सलमान खान तारों के नीचे से पाक छोड़ने गया था, तार कहाँ थे, रेगिस्तान में। रेगिस्तान मतलब स्थान, रेत का स्थान, मतलब राजस्थान। राजस्थान बहुत गर्मी पड़ती है, दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अब इतनी गर्मी में कोई भी चीज़ काली पड़ जाएगी। काली बंगा, काली मतलब होता है ब्लैक, चूड़ियाँ, बंगा माने बैंगल्स, मतलब चूड़ियाँ काली पड़ गई हैं। गाना फेमस, केसरिया बालम पधारो मारे देश। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी। शाब्दिक अर्थ है ब्लैक बैंगल्स। 1951 में अमलानंद घोष जी ने किया था। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, लकड़ियों की नालियाँ यहाँ मिली हैं। जैसे क्या करते थे, बाँस को बीच में से काट दो, और जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले। लोग जलाकर इकट्ठा करते हैं, वहीं अग्निपुंज। बांस को खोल दो, जोड़ दो, पानी गिरेगा वहाँ से चला जाएगा। पानी को इफिशियंटली यूज करना चाह रहे थे, मतलब खेत की बुआई करने से पहले जुताई करते हैं। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो देखिए कहाँ पे है मोहनजोदड़ो, यहाँ पे है मोहनजोदड़ो, फिर यहीं पे है हड़प्पा, फिर उसके बाद है कालीबंगा, फिर इसके बाद है लोथल, फिर इसके बाद है धौलावीरा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में छोटी सी साइट का पड़ने वाली छोटी सी साइट का नाम है लोथल। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। लोथल बंदरगाह है, किस नदी के किनारे में है, भोगवा। भोग विलास जैसा संसार हो गया है। 1954 में SR राव ने किया था खोज, ठीक है। साक्ष्य मिले हैं किस किस चीज़ के,
चावल के साक्ष्य मिले हैं, सूते कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, कॉटन कपास। हमने पढ़ा है हड़प्पा सभ्यता में कपास का प्रयोग किया गया था। यहीं से मेसोपोटामिया के साक्ष्य मिले हैं। अब मेसोपोटामिया क्या है, ठीक है। गुजरात के समुद्र में पड़ता है, तो उसे पानी से जहाज़ में उतारो, पानी के जहाज़ में उतारो और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे व्यापार कर सकते हैं। तो आप बड़े बड़े पानी के जहाज़ जो है चाहिए, तो जहाँ बड़े बड़े पानी को जहाज़ रोकने की जगह चाहिए उसी को बोलते हैं बंदरगाह, डॉकयार्ड। इसीलिए जो है पूरे गुजरात में ढेर सारे बंदरगाह देखने को मिलते हैं। उस समय का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था लोथल। कैसे याद करोगे, लो पानी में खड़े हो, लो तो बोलोगे लो भैया थल आ गया, मतलब लोथल। लोथल सिटी भी है। लोथल शहर है, तो शहर किसी न किसी नदी के किनारे स्थित होते हैं। वो नदी है भोगवा। कैसे याद करोगे, आज का इंसान भोग विलास वाला हो गया है, मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ। लोथल भी खंडहर हो गया था, तो उसे साफ करवाया 1954 में SR राव ने। पाक, अफगानिस्तान, ईरान, इराक। अब भारत के बगल में है पाक, फिर अफगानिस्तान, फिर ईरान, फिर इराक। ईरान इराक का प्राचीन नाम है पारस या पर्सिया, ओल्ड नाम। अंग्रेजी में पर्सिया बोलते हैं और हिंदी में फारस। लेकिन ईरान और इराक का प्राचीनतम नाम है मेसोपोटामिया, यह ओल्डेस्ट है। इजिप्ट, मिस्र, जहाँ से पिरामिड मिले, जहाँ की सभ्यता काल रहे मिस्र की सभ्यता। इजिप्ट का सामान मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया का सामान लोथल में मिला। मतलब हम लोग समुद्र के रास्ते व्यापार कर रहे थे। अब मोहर भी वो गिर गई और कच्ची मिट्टी में दब गई। पहले समय में मिट्टी ही होती थी और मिली खुदाई में। तो हड़प्पा, मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट की सभ्यता कैसे है, समकालीन है, ठीक, क्योंकि वो उसका जगह वो दोनों का समकालीन माना गया। मिस्र नील नदी के किनारे विकसित हुआ। मेसोपोटामिया ईरान इराक दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुआ था। हड़प्पा सभ्यता सिंधु और उसके सहायक नदी के किनारे विकसित हुआ था। मिस्र नील नदी के किनारे विकसित हुआ था। धौलावीरा कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। शाब्दिक अर्थ सफ़ेद कुआं, वाइट वेल। आर्यस बिष्ट ने खुदाई की थी। किसी नदी के किनारे स्थित नहीं। सबसे बड़ा शिलालेख मिला यहाँ। लोथल के सामने धौलावीरा है। धौलावीरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, जो मोदी जी का राज्य है। इसे कैसे करें, वीरा का मतलब है भाई, भाई से पंगा लिया तो धो देगा, तो धौलावीरा मतलब धोने वाला वीरा। बॉलीवुड में भाई कौन है, सलमान खान से पंगा लिया विवेक ओबराय ने, ठीक है। तो सलमान बोलेगा देखो विवेक, मैं तुम्हें बड़े से पत्थर पर लिख कर दे देता हूँ, तुम्हारा करियर ख़त्म हो गया। तो इस घटना विवेक ओबराय के लिए पत्थर की लकीर बन गई। तो उसके बाद विवेक ओबराय आज तक सफल नहीं हो पाए। पत्थर की लकीर मतलब पत्थर पर बनी है, पत्थर मतलब शिला, उस पर लिखा यानी लेख। तो बड़े पत्थर के ऊपर कई सारे शब्द देखने को मिले। कहाँ से, धौलावीरा से। किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो क्या हुआ कि पानी की बहुत समस्या था यहाँ, इसीलिए कुआं था वहाँ, और इसलिए सिंगल ड्रॉप भी ना खराब हो इसका ध्यान रखा जाता था। इसीलिए सफ़ेद कुआं पहने हो तो सफ़ेद कपड़ा पहने हो तो सिंगल ड्रॉप भी गिर जाए तो पूरा कपड़ा खराब हो जाएगा। इसीलिए धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद कुआं। कुएं से पानी निकालने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। शुद्ध गोतड़ा, सूत दिया कोड़े से, ठीक है, ऐसे ही कुछ होगा। कहाँ स्थित है, गुजरात में। यहाँ से क्या मिला है, घोड़े की हड्डियाँ हैं। सूत दिया कोड़े से, किसको सूतोगे, कोड़े से, घोड़े को। जब घोड़े को मारोगे तो मर जाएगा, तो क्या मिलेंगे, हड्डियाँ मिलेंगी, ठीक है। बनावली कहाँ स्थित है, हरियाणा राज्य में स्थित है। आर्यस बिष्ट ने खोज किया था। मिट्टी का बना हल्का खिलौना मिला, ठीक। बनावली एक शहर है। अब हरियाणा के लोग बात करते हैं तो पल्ले नहीं पड़ता। हम अम्बेडकर नगर के लोग अदब से बात करते हैं, जब हरियाणवी में आते हैं वो लोग तो पल्ले नहीं पड़ता। बनावली माने होता है तू बन जा बनारस की गली। मूवी में शादी में ज़रूर आना, तो उसमें ये गाना था।
तो था कि ठुकरा कर मेरा प्यार तू इंतकाम देगी, छोड़कर मेरा क्लास तू मेरा इंतकाम देखेगा, क्लास छोड़ने वाले लोग पापी कहलाएंगे, यहाँ से मिट्टी का बना हल्का खिलौना मिला है। अब खिलौने के माध्यम से हम लोग सोसाइटी को समझ सकते हैं। एंड हल मिला तो मतलब खेती भी करते होंगे, खिलौना मिला मतलब वो चीज़ सोसाइटी में अवेलेबल है। चंदूहड़ो कहाँ स्थित है? पाक के सिंध प्रांत में स्थित है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। खोज किसने की थी? MG मजूमदार साहब ने की थी। कॉस्मेटिक श्रृंगार का सामान यहाँ मिला है। ठीक है, सी से चन्हू दड़ो, ठीक, और सी से क्या हो गया? कॉस्मेटिक। पी लगाने का उद्देश्य जवाबदेही बच्चों की तरफ से हो जाती है कि जैसे सर पूछेंगे अब जवाबदेही बन जाती है, तो आप पूछोगे। जैसे सर पूछेंगे कहाँ चले गए थे क्लास के बीच में, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन का खत्म पतन कैसे हो गया? जलवायु परिवर्तन, बाढ़ सूखा आएगा, कृषि कम होगा, सरप्लस कम होगा, व्यापार कम होगा, प्रशासन कम होगा, आर्यों का आक्रमण होगा। मिट्टी के खिलौने ईंट पकाने के लिए वन काटे तो जलवायु परिवर्तन हुआ। अब हर साल बाढ़ सूखा पड़ेगा तो कृषि सही से नहीं हो पाएगी, क्योंकि कभी भी बारिश होगी, कभी भी होगी ही नहीं। तो व्यापार कम होगा, प्रशासन तंत्र नहीं होगा, तो आप गांव चले जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे, आर्यों का आक्रमण कर देंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी ये चैप्टर इतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ? चैप्टर 2 वैदिक काल। वैदिक काल माने क्या है? वैदिक काल आर्य के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या है मतलब उनकी पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ, रिलीजियस लाइफ कैसी थी। अब इस चैप्टर में आर्यों के बारे में बताओगे तो लिखो चैप्टर का नाम आर्यन काल। बट हमने आर्यों के बारे में जानकारी मिली है वेदों से, तो इसलिए लिखा गया वेदों का काल, वैदिक काल। अब वेदों पर आधारित काल वैदिक काल। वेदों से क्या मिला? ज्ञान मिला। किसके बारे में? आर्यों के बारे में। वेदों का अर्थ क्या है? ज्ञान, नॉलेज, या जानना, या नो। जब वेद रचे जा रहे थे तो ओरल फॉर्म में थे, तो मतलब बोलोगे किसी न किसी भाषा में। वो भाषा कौन सी थी? वेद संस्कृत भाषा में थी। जब लिखना नहीं है तो सुनोगे, मतलब अच्छे से सुनोगे। मतलब वेदों को श्रुति कहा गया। श्रुति का मतलब होता है अच्छे से सुनना। आर्यों के जीवन के तमाम पक्षों के बारे में अच्छे से जानना है। वेदों पर टिका हुआ काल मतलब वैदिक काल। लोग चल फिर रहे ज़्यादा, इसलिए लिखते नहीं थे। अब अभी प्रारंभिक चरण था, लिखना शुरू नहीं हुआ था। जब मोबाइल बैटरी डेड हो जाए, दोस्त नंबर बोलेगा तो ध्यान से सुनोगे, क्योंकि लिख नहीं रहे। ठीक है, जहाँ डबल स्टार मतलब वेरी 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 इम्पोर्टेंट। इसी क्रम में समय बीतता गया तो महर्षि वेदव्यास आ गए, और उनके समय आते आते लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। जिनकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि। भारत की सबसे पुरानी ज्ञात लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। लोग लिखना शुरू करते थे तो याद करने की क्षमता कम हो जाती। जैसे जैसे डिपेंड होना हो जाते, आज जैसे हम मोबाइल पर डिपेंड है और नंबर याद नहीं रखते, बट 10 साल पहले हम लोग याद रखते थे। तो इसीलिए व्यास ने सुनी सुनाई बातों को कंपाइल किया, क्योंकि अब लोग लिखने लगे तो भूल जाएंगे, तो उन्होंने इस बात को ध्यान रखा। तो 4 वेद बनाए: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, है ना। सबसे पहले अल्फ़ाबेट में कैसे याद करना है? अल्फ़ाबेट में पहले PQR, फिर इसके बाद S आता है, फिर Y आता है, फिर A आता है। समझ लो सबसे पहले, लेकिन सबसे बाद में। आने वाली क्लास में हंसते पसते लोट हो जाओगे। सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद। सबसे नया वेद अथर्ववेद है। वैदिक काल क्या होता है? वैदिक काल में आर्यंस के बारे में पढ़ते हैं। PSER, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस। वेदों का ज्ञान। वेदों का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। मौखिक, संस्कृत भाषा में श्रुति, ब्राह्मी लिपि। संहिता बद्ध माने क्या होता है? कंपाइलेशन। किसने किया? वेदव्यास ने।
ठीक है। जब सुनी सुनाई बातों को नहीं लिखा तो लोग भूल जाएंगे। लिखना सीख लिया है तो लोगों को याद करने की क्षमता कम हो गई थी, तो कहा कि लिख दो, नहीं तो ये लोग भूल जाएंगे। अब पूछता चारों वेदों में क्या लिखा है, ये कैसे याद कैसे रहेगा। अब पिताजी के पास गए, मंत्र बोले कि 10 रुपया ऋग्वेद से, ऋग्वेद आर है पहले आता है, ठीक है। तो पिताजी पूछेंगे कि किस लिए चाहिए, आपने मांगा और मिल गया, क्योंकि 10 रुपये मांगा, मंत्र बोला। अब मतलब ऋग्वेद में मंत्र है, सामवेद में क्या है, पिताजी ने के पास 10 रुपये की जगह 10,000 रुपये चाहिए। अब आप मंत्र बोलकर जब पिताजी पास बुलाए, कितने परसेंट आए, 50%। जूते का नंबर पता है हमारे जी, 10 नंबर। भाग भाग भाग, यहाँ से पढ़ना लिखना नहीं है, 10,000 रुपये चाहिए। अब आपको पिताजी को मतलब अपनी तरफ करने के लिए ऐसे ऐसे काम करने होंगे जो आज तक आपने काम नहीं किए हैं। सुबह 6 बजे उठना, फिर ब्रश करना, फिर नहाना, फिर पूजा करना, फिर पैर छूना। अरे काटने तो नहीं जा रहा? नहीं पिताजी, पैर छू रहे हैं। अब फिर अभी तक पिताजी को कोई फर्क नहीं पड़ा। माँ तो पगला गई देखकर कि ये क्या हो रहा है। अब चलाया ब्रह्मास्त्र, किताब उठाया और पढ़ने बैठ गए। पिताजी ने सोचा ये तो आज है, वो हमारा बेटा है ही नहीं, कोई और है। अब आपने ये 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, पूरे 1 महीने की आप विश्वास हो गया कि मेरा बेटा है। अब पिताजी से बोला, पिताजी कॉलेज किताब से संबंधित 10,000 रुपये चाहिए। तो उन्होंने कहा ले जाओ। अब आपने वही बात कही, मक्खन लगा के कही, तो आपको पैसे मिल गए। यानी सामवेद में मंत्र प्लस संगीत है, ठीक है। एस पार सामवेद है, एस पार संगीत, ठीक है। संगीत की शुरुआत कहाँ से हुई? सामवेद से। सामवेद में क्या है? मंत्र प्लस संगीत। अब खुश तो जा रहे थे, तो दुपट्टा सीधे जा रहा था आपके साथ, सीधे जा रहा था, लेकिन तूफान आया तो कहीं और चला गया उड़ के। अब वो इस भगवान जी के अलावा उस भगवान जी के पास चला गया। उस भगवान जी के पास जाना चाहिए था, उस भगवान जी के, अब वो किसी और भगवान जी के पास पहुंच गया। अब वो नाराज हो गए, तो जो मंत्र उनके पास पहुंचना था कहीं और पहुंच गया। अब उनको खुश करने के लिए पहले यज्ञ किए, उसमें आहुति दी और धुआं उठा। भगवान के पास गया, तो भगवान के पास गया तो उन्होंने कहा आने दो, आने दो। अब इसी के साथ मंत्र भेजा और वो पहुंच गया। भगवान खुश हुए। साइंटिफिक तरीके से कैसे यज्ञ करें, है ना, कैसे यज्ञ करें, वो मिला है यजुर्वेद में, है ना। वाई फॉर यजुर्वेद, वाई फॉर यज्ञ। अब टेक्निकल चीज़ों को इंटरेस्टिंग वे में बना कर पढ़ सकते हैं। अब यज्ञ करने वाले लोग बोले, यज्ञ को और भौकाली इंटरेस्टिंग बनाना चाहें तो बोले कि चुटिया काट लाओ, कान काट लाओ, खोपड़ी काट लाओ, आँख काट लाओ। मतलब अब ये लोगों ने यज्ञ के साथ जादू टोना, ब्लैक मैजिक परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। तंत्र मंत्र से लोगों की समस्याओं को समाधान ढूंढने की कोशिश की। ए फॉर अथर्ववेद, ए फॉर औषधियों के बारे में जानकारी मिली। अब आर्यस शुरुआत के 3 वेदों में मंत्र है, बट चौथा वेद डिफरेंट है क्योंकि ब्लैक मैजिक की और अन्य बातें हैं, है ना। पहले 3 वेदों में बताए त्रयी बोलते हैं क्योंकि तीनों में सिमिलैरिटी है। तो आर से हो गया ऋग्वेद में मंत्र, सामवेद में मंत्र प्लस संगीत, और यजुर्वेद में यज्ञ कर रहे हैं, और अथर्ववेद में जादू टोना और औषधियाँ, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या है, त्रयी इसको बोलते हैं ऋग्वेदा, 10,464 मंत्र, 1,028 सूक्त, 10 मंडल, 10 चैप्टर, 2 से 7 मंडल हैं, प्राचीन मंडल, थर्ड मंडल, 2 से 7 प्राचीन मंडल, थर्ड मंडल गायत्री मंत्र, विश्वामित्र, सूर्य। ऋग्वेद में 10,464 मंत्र वर्ड मान लो, 1,028 सूक्त हैं तो उसे पेज मान लो, और 10 मंडल यानी 10 चैप्टर हैं। अब और भी बनाने के लिए चैप्टर में डिवाइड किया, लाइक चैप्टर में 10,464
वर्ड 1028 लाइन। 2 से 7 यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7 को प्राचीन मंडल कहा जाता है। कंपाइल करते समय प्रॉब्लम हो गई, कंटेंट आगे पीछे हो गया। चैप्टर 1 के बाद वाली घटना थी, बट उसे पहले रख दिया, इसलिए इतिहासकारों ने जब वेद पढ़ा तो कहा ठीक है, ये सब है तो बताया था। अब जो है 2 से 7 वाले मंडल में चैप्टर नंबर 3 बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से मंत्र मिला। कौन सा मंत्र मिला? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र। विश्वामित्र ने किस भगवान के लिए कहा की है? भगवान सूर्य के लिए की है। अब क्वेश्चन आता है, गायत्री मंत्र की रचना कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। 9th मंडल यानी 9th चैप्टर में भगवान सोम के बारे में पता लिखा है। ठीक है। फर्स्ट एंड आखिरी चैप्टर या मंडल सबसे आखिरी में जोड़ा गया है। 10वें मंडल चैप्टर में पुरुष सूक्त यानी ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति की चर्चा है। ये उत्पत्ति कैसे हुई है कि जब आर्य काल बताएंगे तब बताएंगे। मुख से बने ब्राह्मण, बाजू से बने क्षत्रिय, पेट से बने वैश्य, जान से बने शूद्र। वैदिक काल जन्म के आधारित वर्ण व्यवस्था की जानकारी हमें कहाँ से मिली? ऋग्वेद के 10वें चैप्टर 10वें मंडल से मिली। 9वां मंडल सोम समर्पित है। पहला और आखिरी मंडल सबसे आखिरी में जोड़ा गया है, यानी 10वां। 10वें मंडल में पुरुषों को ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति की मिलती है। ब्राह्मण, ऐसे क्षत्रिय, बी से वैश्य, ऐसे शूद्र। गाइड ब्राह्मण ग्रंथ आर का ऐतरेय है, एस से पंचवेद, वाई का यानी यजुर्वेद का षटपथ पुराना विशाल, और ए है गोपथ। अब वेद टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक हमें समझ में नहीं आती। अब हर टेक्स्ट बुक की गाइड होती है। जैसे इंग्लिश के गाइड इंग्लिश की जानकार लिखेगा, वैसे वेदों के जानकार ब्राह्मण थे, क्योंकि उन्हीं को अधिकार था। अब वेदों को भाषा को बहुत आसान से एक्सप्लेन किया, और एक्सप्लेन किस ग्रंथ में करोगे? वो ब्राह्मण ग्रंथ में किया। 4 वेद के अपनी गाइड होगी। चारों वेदों के गाइड के नाम कैसे याद करें? आर से ऐतरेय, ऐतराओ मत। कितने लोग हैं? 5 लोग। शपथ करो गो रक्षा करनी है। ठीक है, तो इतराओ माने ऐतरेय, 5 लोग माने पंचविष्ट, शपथ माने शतपथ, फिर गोपथ माने गौ की रक्षा करनी है। ठीक है। जब सोसाइटी आगे बढ़ी तो यज्ञ का बोलबाला था। आपके जीने से लेकर मरने तक हर चीज़ की जगह यज्ञ था। हर जगह यज्ञ होगा तो हमें यज्ञ संबंधी बातों को सबसे पहले जानना होगा। यज्ञ संबंधी बातों को कहाँ लिखा गया है? यजुर्वेद में लिखा गया है, इसीलिए यजुर्वेद को सबसे पुराना ग्रंथ बोलते हैं। यजुर्वेद को सबसे पुराना ब्राह्मण टेक्स्ट बोलते हैं, शतपथ को। ठीक है। अब हर कंडीशन के लिए ऐसा यज्ञ होगा तो हर चीज़ के लिए क्या, इसलिए लॉन्गेस्ट होगा, विशाल भी है। शतपथ बिगेस्ट, लार्जेस्ट है एंड ओल्डेस्ट है। अब अगर आप ब्राह्मण ग्रंथ है तो बेसिकली गाइड है। उस गाइड को दिक्कत होती है जब बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, गाइड में दिक्कत होती है जब बड़ी बड़ी परीक्षाओं में IAS, IIT, IIM में जाओगे तो बोला जाता है कि गाइड पढ़ के कभी ना जाओ। तो इतनी फर्जी बात लिखी थी, तो अब समाज को लाभ होने के बजाय समाज की हानि होने लगी। इतने कर्मकांड जोड़ दिए तो लोग त्रस्त हो गए। हर चीज़ के लिए बहुत कर्मकांड जोड़ दिए, तो लोगों ने अब ब्राह्मण ग्रंथ का विरोध करना शुरू किया। अब लोगों ने विरोध किया तो ब्राह्मणों ने कहा तुम सोसाइटी में रहने लायक नहीं, तो बाहर निकाल दिया। अब लोग जंगल गए, कुछ लोग अपने मन से जंगल में चले गए। उस समय छोटी सी सोसाइटी होती थी, सोसाइटी के चारों ओर घने घने जंगल होते थे। ये लोग जंगल गए या लोग अरण्यक गए। अरण्यक का मतलब होता है जंगल। खुद से स्टडी करने की कोशिश तो ज्ञान नहीं मिला तो गुरु के पास गए। बिना गुरु के ज्ञान कभी नहीं मिल सकता है। जंगल में एहसास हो गया बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं। अब गुरु कहाँ तलाशोगे?
क्योंकि उस ज़माने में जंगल क्योंकि उस ज़माने में जंगल में गुरु आश्रम में होते थे। क्योंकि भगवान जो है राम जंगल में गए गुरु के पास, तो गुरु जंगल में ही थे, है ना, गुरु के पास। तो गुरु जी के पास गए, बोले हमें पढ़ा दो। तो बोले अगली बार आना तो ऐसे पढ़ोगे, पढ़ा दो, कहो तो अच्छा बैठो बगल में। तो उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना, नियर गुरु नियर टीचर। अब पहले वेद आते, फिर उनका विरोध अरण्यक में, फिर अरण्यक का समाधान उपनिषद में। ठीक है, अब उपनिषद लास्ट में आए तो उससे वेदांत बोले। ठीक, अब यही उपनिषद जिसमें पहली बार दर्शन यानी फिलॉसफी, आत्मा परमात्मा के मुद्दों पर चर्चा शुरू हुई। कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं। इसमें सभी इम्पोर्टेंट नहीं, बस 3 इम्पोर्टेंट है। बृहदारण्यकपनिषद। बृहद माने बड़ा, मतलब सबसे बड़ा उपनिषद है। चर्चा किसकी है? महर्षि याज्ञवल्क्य और गार्गी की। दोनों के बीच डिस्कशन की जानकारी कहाँ से मिलती है? बृहदारण्यकपनिषद से। अरण्यक जंगल, उपनिषद गुरु के समीप बैठना, वेदांत दर्शन 108 उपनिषद हैं। बृहदारण्यक उपनिषद बड़ा, वाई माने याज्ञवल्क्य और गार्गी का। कठोर उपनिषद, कठोर कौन है? यमराज नचिकेता के साथ वार्ता है। मुंडको उपनिषद सत्यमेव जयते। मांडुक्य उपनिषद छोटा। कठोर उपनिषद कठोर है। दुनिया में कठोर सबसे बड़ा, सबसे कठोर देवता यमराज। तो इसमें यमराज और नचिकेता के बीच की मृत्यु के बाद क्या होता है वही वार्ता लिखी है। मुंडको उपनिषद में मुंड मतलब खोपड़ी, खोपड़ी में आँख, कान, नाक, जुबान होता है। इन सब में क्या रखना है? सत्य, क्योंकि सत्य की हमेशा विजय होती है। तो हमेशा नाम पड़ा सत्यमेव जयते। एक ही मांडुक्य है, एक है मुंडक। एक मांडुक्य है, एक मुंडक, दोनों में बड़ा अंतर है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मांडुक्य उपनिषद से। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। और मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। ठीक है, अब लोग वीर हो तो आप लोग बहुत वीर हो। अरे आप लोग तो बहुत वीर हो, करीब 8 बजे से क्लास कर रहे हैं। आपका पेशेंस आपको एग्ज़ाम में ले जाएगा, सेलेक्ट होंगे पक्का, इस बात की गारंटी। ठीक, क्लास 5 आर्यन का जीवन काल के बारे में पढ़ेंगे। आर्यन माने फिजिकल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस। आर्यन के बारे में बहुत थ्योरी है। कोई कहता है यहाँ से आए, वहाँ से आए, जो भी है आपको बस मैक्स मूलर के बारे में जानना है। मैक्स मूलर बोलते हैं कि ये आर्य वो सेंट्रल एशिया में रहने वाली एक तरह की जाति और एक तरह की भाषा बोलने वाले लोगों का समूह है, जो अपने पशुओं को चराते हुए घोड़ों पर, रथों पर सवार होकर हिंदुस्तान में आए थे। ठीक है, तो क्या है, सेंट्रल एशिया से आए, ईरान, अफ़गान, पाकिस्तान होते हुए। आर्य कहाँ से आए? सेंट्रल एशिया से। ठीक है, श्रेष्ठ उत्तम वहाँ लिखा है। चराने वाले थे एंड घुमंतु थे, तो वो लोग सेंट्रल एशिया से, ईरान, अफ़गान, पाकिस्तान होते हुए भारत आए थे। अब जो है भारत, अब उस समय भारत में हड़प्पावासी बसे थे, तो इसलिए वो लोग कृषि करते थे और वो पशुपालक थे। तो पशुपालक चराते थे। खेती करने वाला लड़ाई नहीं कर सकता, नहीं तो उसके खेत में आग लगा देगा। अब खेत में आर्य के जानवर चले गए, और तो हड़प्पा वालों ने देखा कि किसके जानवर आ गए हैं, तो देखा कहीं दूसरी जगह से ये लोग आए हैं। अब दोनों पक्षों में झड़प हुई। आर्य लोग कबीले फार्म में थे, उन्होंने हड़प्पा को फेंका तो जाकर 7 किलोमीटर दूर गिरे। ठीक, अब आर्य लोगों ने हड़प्पा वासियों को हराया, तो वो लोग श्रेष्ठ उत्तम कहलाए। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। फिर इसके बाद जो है, अब ये लोग एक साथ आते हैं या समूह तभी बनता है जब एक ही जाति के लोग
एक ही भाषा बोले और समान विचारों वाले लोग होंगे तो उनके बीच समानता होगी। अब लोग तभी साथ रहेंगे और टिके रहेंगे, बाहरी फोर्स लड़ने के लिए ग्रुप में बने रहेंगे। अब वो पशुओं पर बैठकर और जो बड़े वर्ग थे वो रथों पर सवार होकर भारत आए थे। वैदिक काल 1500 से 600 BC, अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 BC, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC। पूर्व वैदिक काल ऋग वैदिक काल 1000 BC में जो है लोहे की खोज, यूपी अतरंजी खेड़ा। अब वैदिक काल समझ आता है क्या क्यों ये टॉपिक से चैप्टर का नाम है। अब इतनी क्या ज़रूरत हो गई कि वैदिक काल को दो भागों में बांटना पड़ा। तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल हुआ लोहे की खोज 1000 BC में, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मतलब लोहे की खोज के बाद पहले के समय में और बाद के समय में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस लाइफ में बहुत अंतर आ गया। मतलब लोहा था ही ऐसा। दोनों में 1000 BC कॉमन है, मतलब जो कुछ हुआ वो 1000 BC में हुआ। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। पूर्व वैदिक काल की जानकारी मुख्यतः आर से मिलती है। इसका नाम पूर्व वैदिक काल का नाम ऋग्वैदिक काल लिखा गया है इसीलिए। अब EVA अर्ली वैदिक एज में जो है राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। चराते थे पशुओं को, तो तब वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। मतलब उनका एक जगह से कोई प्रेम नहीं था। तो जो लोग किराए के मकान में रहते हैं उनका लोकलिटी से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। अब EVA में लोगों का मतलब रहता था अपने लोगों से, जब जगह से नहीं था। ठीक है, जब आपका मतलब जगह से नहीं रहेगा तो अपने लोगों से होगा। तो EVA में पशुओं का पालन, जन राजन, संघर्ष, प्रतिनिधित्व, समिति, आम लोग, सभा, खास लोग। आम लोगों से और लोगों के साथ की वस्तुओं, अपने पशुओं के साथ लगाव था, है ना। वही मतलब आम लोगों और लोगों के साथ वाली वस्तुएं क्या है, पशु हैं, तो उनसे लगाव था। तो जो जानवर या लोग होते थे उन्हें बोलते थे जनता। इसीलिए EVA के सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई का नाम था जन। जन का मतलब है कबीला या नोमैड्स। जब कबीले में ढेर सारे लोग आते हैं, सब योग्य हैं, तो योग्य तो होते नहीं, तो कबीला अपने आप में एक सरदार को चुन लेता है और राजन कहते हैं। राजन का काम किसी दूसरे कबीले पर आक्रमण करना, कोई कबीले इस पर अटैक करे तो रक्षा करना। ऐसे तो नहीं कोई भी राजन बन जाए। सरदार चुनने के चुनाव होगा। चुनने के लिए दो संस्थाएं होंगी, सभा और समिति। सभा में खास लोग होते थे जैसे बूढ़े बूढ़े, समिति में आम लोग होते थे। दोनों मिलकर जो है राजन को इलेक्ट करते थे। चंचल सर का सिलेक्शन में अन अकेडमी टीम, समिति, आप लोग सभा का मिलकर सेलेक्ट किया। अब दोनों में से किसका ज़्यादा योगदान है, लाइक अन अकेडमी टीम सेलेक्ट भी कर लेती है, हमको वहाँ कर भी देगी, लेकिन आप लोग कहेंगे कि अच्छा नहीं पढ़ाते तो आप लोग आते ही नहीं, तो स्टूडेंट लोग आते नहीं। अन अकेडमी टीम चाहते हुए भी मुझे ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकती। इसीलिए खास लोग और समिति मिलकर राजन का इलेक्ट करती थी। तभी तो सभा और समिति में कौन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राजा के इलेक्शन में समिति। अब राजा का इलेक्शन हो गया, राजा का क्या काम है, कबीले की रक्षा करना, ज़रूरत पड़ने पर दूसरे कबीले पर अटैक करना। इस बात की जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद में 10,464 वर्ड, 1028 पेज और जो है 10 चैप्टर के 7th में उल्लेख है। रावी नदी प्राचीन नाम पुरुषड़ी के तट पर 10 राजाओं का बीच युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो भरत जन के कबीले, जिसके राजा का नाम सुदास था, ने अकेले ही 10 राजाओं को हरा दिया। तब उन 10 राजाओं में 5 आर्य राजा थे। ठीक, अनु, दुरुहु, यदु, तुर्वस, पुरु। ठीक है, तो ये थे 5। तो ADTYP मतलब आदित्य प्यारा। अनु, दुरु, यदु, तुर्वस, पुरु। अब राजन हमारे लिए फाइट कर रहा है तो उसके बदले उसे कुछ मिलना चाहिए।
अब अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। राजा अपने लिए काम कर रहा है, आपके लिए कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। लेकिन जैसे पढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनको मिलना चाहिए। लेकिन दिक्कत है कबीले के पास खुद खाने को नहीं है। ज़रूरत है 4 रोटी की, है 2 रोटी, तो खुद पेट नहीं भर रहा। तो राजा को क्या दिया जाए, कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। तो 2 रोटी में से आधी रोटी तो दे सकते हैं। क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। हम थोड़ा सा सैक्रिफाइस बलि करना होगा आधी रोटी का। तो जो सैक्रिफाइस किए वही राजा को टैक्स के फॉर्म में जाएगा। तो इसीलिए पूर्व वैदिक काल में जो कौन सा टैक्स कर देखने को मिलता है, बलि नामक। क्या ये टैक्स कंपलसरी होगा? नहीं। जब तक कि लोगों की इकोनॉमी परमानेंट नहीं होती तब तक टैक्स नहीं लगता है। आपका मन है देना चाहो दे दो, नहीं तो ना दो। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ऋग्वेद 10,440, 1,028, 10,464, 1,028, 10 मंडल, 7वें मंडल में रावी नदी पुरुषड़ी, 10 राग, 10 राजाओं, भरत जन का कबीला सुदास, और जो है ADTY, ठीक है। फिर इसके बाद जो है P जन धन पद, राजा राजसूय वाजपेयी अश्वमेघ, 18 सभा और समिति, ब्रह्मा, 2 पुत्रियां, भाग कर। अब सुन लिया तो जाने वाली जाने वाला नहीं, और नहीं सुना तो आने वाला नहीं। ये का अब समय बदला। 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई। जंगल आराम से काटने लगे, खेती के लिए साफ मैदान हो गए। अब खेती शुरू की तो 2 रोटी की जगह 10 रोटी का उत्पादन होने लगा। अब लोहा बहुत सख्त होता है, घने जंगल को काटना आसान होता है। आरी से खाली मैदान की सफाई की काफ़ी प्रोडक्टिविटी थी। खेती बाड़ी बड़े पैमाने पर होने लगी, लोगों का पेट भर गया, लोगों के पास एक्स्ट्रा फूड आ गया। अब खेती बाड़ी करोगे तो कहीं परमानेंट बसना तो पड़ेगा। तो 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने अब कृषि झूम कृषि। EVA में था, AVA में आफ्टर वैदिक एज में परमानेंट बसने जा रहे थे। पद का मतलब होता है बसना, यानी स्थायी रूप से मिल जाना, बस जाना, अस्थायी रूप से मिल जाना। लाइक किसी आदमी को SDM का पद मिल गया तो ऐसे बोलते हैं। एंड लोग का मतलब होता है जन। जन जाकर अस्थायी रूप से बस जाए कहीं तो कन्वर्ट हो गया पद में। तो यहाँ से हुआ जनपद में कन्वर्ट हुआ। तो लोगों के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हुआ और जनपद में कन्वर्ट हुए। अब राजन राजा बना। अब जैसे आप ताकतवर बन जाते तो नहीं चाहते कि आपको ऊपर कोई कंट्रोल करे। तो सभा एंड समिति, जैसे हमको अच्छा नहीं लगता कि CV दे, बस नाम दे दे कि पढ़ाना है, और कोई सवाल पूछे तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो राजा आइडिया लेने के लिए बुद्धिमान थे, ब्राह्मण उन्हीं के पास गया, है ना। तो ब्राह्मण ने आइडिया दिया कि सभा और समिति को कंट्रोल करने के लिए राजसूय वाजपेयी यज्ञ करवाओ। अब राजसूय यज्ञ बहुत बड़ा कराने पर सभा के लोग देखे कि हाँ भाई इतना खतरनाक है, तो लोग दबे। अब वाजपेयी यज्ञ में यज्ञ करवाओ, समिति आम लोगों को बुलाकर खिलाओ पिलाओ, रथ दौड़ में फिक्सिंग करवा लो। ठीक है, रथ दौड़ में फिक्सिंग करवा लो। और फिक्सिंग करवाओगे, सबको पैसा दे दो जो अच्छे अच्छे हैं। तो जब सबको पैसा दे दोगे तो क्या होता है कि पैसा देने के बाद वो लोग क्या करेंगे, अब वाजपेयी यज्ञ में यज्ञ करवाओ, समिति आम लोगों को बुलाकर खिलाओ पिलाओ, रथ दौड़ में फिक्सिंग करके सबको पैसा देकर उनसे जीत लो। अब उनको लगे कि नहीं, राजा में कुछ बात है, रोलेक्स की घड़ी, पूमा का जूता, सबसे महंगी कार, सफारी में घूमो तो भौकाल टाइट होगा। तो लोग दबते हैं। अब राजा गया ब्राह्मण के पास कि सभा और समिति में पूरा ख़त्म कर दो। तो ब्राह्मण चालाक था, तो सभा और समिति के बीच संघर्ष था, तभी ब्राह्मण के पास लोग आते थे। तो बोला राजा, सभा और समिति को ख़त्म मत करो,
महान देवता ब्रह्मा की 2 पुत्रियां हैं ये दोनों, पाप लगेगा आपको। तो अब ज़्यादा लैंड, ज़्यादा इनकम, तो राजा ने अश्वमेध यज्ञ कराया, जहाँ तक घोड़ा जाएगा वो एरिया हमारा। अब ईवीएम में लोग बलि करते थे तो वो कंपलसरी नहीं था। अब लोगों के पास परमानेंट ज़मीन थी, अनाज भी था, तो अनाज भी था काफ़ी, तो बोला कि उसका एक भाग यानी शेयर हमें दो, नहीं दोगे तो मारे जाओगे। तो एवीए में भाग नामक एक कर कंपलसरी हो गया। ठीक है, अब क्लास 6 आर्यन लाइफ पढ़ते हैं। आर्यन लाइफ में क्या होता है, पूर्व वैदिक काल, ईवीए उत्तर वैदिक काल में समाज कैसा था उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ईवीए ईवीए लेटर वैदिक पीरियड, एलवीए है ना। तो बी एस वी एस, अच्छा, कर्म पर आधारित, महिलाओं की स्थितियाँ, इंक्रीज, अपाला, घोषा, विश्वरा, लोपा, मुद्रा। ठीक है, एलवीए में जन्म, 10 मंडल, आर ब्रह्मा, अलग अलग वर्णों से 4 वर्णों की उत्पत्ति। एवीए में समाज कर्म प्रधान था, और अब आप वही बनाएंगे जो अर्न करोगे, है ना। तो जैसे जैसे पढ़ोगे पढ़ाओगे तो ब्राह्मण कहलाओगे। अब बी और एस यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय सोचने लगे लेटर वैदिक पीरियड में, हमें तो लाभ मिल रहा है, बट हमारा बेटा काबिल नहीं हुआ तो हमारे बेटे को लाभ नहीं मिलेगा। अब कर्म पर आधारित सोसाइटी को जन्म पर आधारित करने में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो अब ऐसा करोगे तो समाज में विद्रोह होगा, लोग बोलेंगे कि ये सिस्टम गलत है। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय ने अपना अपना महत्व बनाए रखने के लिए लेटर वैदिक पीढ़ियों में जन्म आधारित बनाया। पूछा गया प्रश्न है, इनको पता था विरोध होगा, तो ब्राह्मण क्षत्रिय ने बोला कि ये सिस्टम हमने नहीं बनाया है, ये तो ब्रह्मा जी की देन है, जो आफ्टर वैदिक एज में सबसे बड़े देवता हैं। वो के अलग अलग अंगों से 4 वर्ण की उत्पत्ति हुई है। मुख से ब्रह्मा, बाजू से क्षत्रिय, पेट से निकले वैश्य और जांघों से निकले शूद्र। इस बात की जानकारी हमें ऋग्वेद के 10 चैप्टर में विस्तार में लिखा है। अब ईवीए में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, और वेदों में अपाला, घोषा, विश्वरा, लोपा, मुद्रा के बारे में हमें स्कॉलर वुमेन के बारे में जानकारी मिलती है। महिलाओं को यह अधिकार था कि अगर पति की मृत्यु हो जाए, पति से बच्चा न हो, तो देवर के साथ संबंध बनाकर बच्चा पैदा कर सकती है। इसे नियोग प्रथा बोला गया। यह प्रश्न पूछा गया, मतलब महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा राइट्स मिले थे। गार्गी एलवीए में थी, बट एलवीए आते आते महिलाओं की स्थिति खराब नहीं बदतर हो गई। यहाँ तक कि अथर्ववेद में ये लिख दिया, महिलाएं सुरा और पासा हैं। सुरा माने शराब, पासा माने जुआ, मतलब खराब कर दिया गया कंडीशन। महिलाओं को ये तक बोला गया कि महिलाएं घर के अंदर रहें और घर के बाहर नहीं निकलेंगे, जब निकलेंगे तो पर्दा करके निकलेंगे। तो पर्दा प्रथा का एलवीए के बाद एलवीए में देखने को मिलती है, मतलब एलवीए में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, यानी शूद्र बना दिया गया, पति की दासी बना दिया गया। इकोनॉमिकल लाइफ में, है ना, ई वाले में पशुपालन, दूध, गाय, मांस, है ना, उत्पाद 176, गवेषणा, दोहित्री, गोत्र। ईवीए में पशुपालन का आधार था, है ना, कृषि नाम मात्र की थी। तो अब पशुओं को पालोगे तो दूध मिलेगा, और दूध से बने उत्पाद और मांस भी मिलेगा अगर मार दोगे। लेकिन अब गाय को मार दोगे तो गाय और दूध से बने उत्पाद नहीं खा पाओगे। तो आप गाय को ना मारें, इसलिए काफ़ी महत्व देना होगा। तो हमने गाय को ऐसी चीज़ बनानी पड़ेगी कि कोई ना मारे। तो बोला गया कि गाय हमारी माता है। अब माता को कोई मारता है नहीं, मारता है नहीं मारता, तो ये चीज़ की गई। अब खूब यूज कर रहे थे दूध और दूध उत्पाद, इसलिए 176 टाइम बहुत बार गाय की चर्चा की ऋग्वेद में। हम गाय को मार देंगे तो दूध से मिले उत्पाद का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो भूख लगे, भूख से मर जाएंगे। कहेंगे मत मारो, बट ये लोग फिर भी कुछ लोग नहीं माने। तो बोला गया कि गाय हमारी माता है, तो गाय को मारने का प्रयास कभी नहीं करेगा। अब किसी व्यक्ति की रोजी रोटी चल रही है,
तो गाय या रोजी रोटी को ख़त्म नहीं होने देगा। इसीलिए ईवीएम में गाय से संबंधित कई शब्दों का प्रयोग किया गया, लाइक गवेषणा मीनिंग गाय के लिए होने वाला युद्ध। जैसे कोई गाय चुराएगा तो मारेगा पीटेगा, तो उसका गाय क्यों चुराए, तो उसकी उस मारपीट को बोलते थे दोहित्री, मतलब डॉटर या बेटी। गोत्र मतलब होता है एक गाय के आसपास रहने वाले लोगों का समूह। पूछा गया कि गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब होती है, तो ईवीए पूर्व वैदिक काल में। अब 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज ने सब कुछ बदल दिया। गाय के आसपास लोग रहेंगे ताकि गाय भाग ना जाए, तो वे एक ही परिवार के लोग रहेंगे, उनका माइंडसेट एक जैसा रहेगा, तो बोलते थे कि वे एक ही गोत्र के लोग हैं। 1000 BC में लोहा आया, एलवीए में खाली मैदान हुआ तो बड़ी मात्रा में खेती बाड़ी हुई, उत्पादन बढ़ता गया और इतना अधिक बढ़ गया कि लोगों का पहली बार पेट भरा और इंसान ने नाक तक खाया। तो लोगों को लगा कृषि के बारे करने से हमें इतना मिल रहा है तो क्यों पशुपालन करेंगे। तो एलवीए में कृषि प्राइमरी किए, सेकेंडरी पर पशुपालन हो गया। लोहे ने रिवोल्यूशन ले आया। रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन में पहले क्या था, प्रकृति, वायु, अग्नि, बारिश, अनेकांत देवता, युद्ध के देवता 250। इस कोर्स में सोचने में आसानी होगी, सीटेट में एनवीएस में तो पक्का आता है। अच्छा, ईवीए में लोग प्रकृति की पूजा करते थे। एक बात बताएं कि आप वायु से जीत सकते हैं? क्या आप आग से जीत पाओगे? क्या आप नेचर से जीत सकते हो अगर वो अपनी औकात पे आ जाए? तो अगर नेचर अपनी औकात पे आ गया है तो बैंड बजनी तय है, मतलब नेचर को परास्त नहीं कर सकते। तो जो लोग लोगों को हरा नहीं सकते तो उसी के सामने झुकते हैं। इसीलिए प्रकृति की पूजा करते थे। उस समय कही जाती है कि प्रकृति में 33 तत्व थे, तो प्रकृति के 33 देवताओं की पूजा होती थी। अब 33 अनेक हैं, तो अनेक देवताओं की पूजा देखने को मिली। अब इन सब में इंद्र बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंद्र को हम युद्ध का देवता मानते हैं। ईवीए में लोग एक कबीले के फार्म में रहते थे। एक कबीला दूसरे कबीले पर आक्रमण करता था खाने के लिए। अब युद्ध में हारे तो जान जाना तय है, इसलिए ऐसे देवता की पूजा करना चाहते थे जो युद्ध में उन्हें जिताए। तो इंद्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में बहुत बार मिलता है, 250 बार देखने को मिलता है। पूछा गया प्रश्न है कि इस युग के प्रमुख देवता कौन हैं ईवीए के, तो युद्ध के देवता हैं इंद्र। और इंद्र किसके देवता हैं? युद्ध के। अब एलवीए में लोग खेती करने लगे, लड़ाई बंद हो गई। अब लोग इंद्र की पूजा करना बंद। इंद्र जी नाराज, दुखी, तो वो गए ब्रह्मा जी के पास एलवीए में। अब ब्रह्मा जी की बहुत पूजा होती है इस एज में एलवीए में। तो फिर इसके बाद विष्णु जी, फिर महेश। संसार करने के लिए लोग जब जनसंख्या बढ़ाएंगे, तो क्योंकि कृषि काफ़ी बढ़िया है, क्रिएटर हैं, ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं, तो तीनों लोगों ने बोला, इंद्र जी को बोला, इतने परेशान ना हो, आप अपना डिपार्टमेंट चेंज कर लो। अगर किसी तरह बारिश वाले डिपार्टमेंट में आ जाओ तो फिर से लोग पूजने लगेंगे। अब बिना बारिश का खेती नहीं। तो एलवीए में लोहे से लोग कृषि किए, पेट भरा, तो लगा हमें खेती बाड़ी ही करनी चाहिए, क्योंकि पेट भरा। जो लोग खेती बाड़ी करते थे वो युद्ध नहीं करते, क्योंकि रात में खुन्नस में फसल में आग लगा दी तो साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी। अब उसी भगवान को पूछते थे जिनसे प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट होता है। अब खेत बड़े होते तो मशीन चाहिए, मशीन तो नहीं थी उस समय। ये लोग सोचे कि ज़्यादा बच्चे कर ले तो ज़्यादा खेती होगी। तो बच्चे पैदा करने वाले देवता यानी सृष्टि के जनक ब्रह्मा जी हैं, इसीलिए एलवीए में ब्रह्मा जी सबसे बड़े देवता हैं। तो ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो उनका पालन पोषण भी होना चाहिए। अब विष्णु जी पालनहारे हैं, अब ज़्यादा हो जाएंगे तो नरसंहार करना पड़ेगा। तो महेश आएंगे, ठीक है।
सेम देन अब भूख लगती है तो इंसान खतरनाक इमेजिनेशन, दुकान पर गया सब खा लेंगे सब खा लेंगे, मन भी करता है चाहे जो आ जाए खाने के सामने। अब आप दिमाग हट जाता है खाने से कि सोचते कि जीवन का उद्देश्य बस खाना नहीं और कुछ भी है। ये बात समझी एलवीए में कि बस खाना उद्देश्य नहीं है, इस बात को समझा गया एलवीए में। तो जीवन के 4 उद्देश्य बनाए गए, ज्ञान, अर्थ, काम, मोक्ष। ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ, मोक्ष, संन्यास। 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 80। तो पहले ज्ञान अर्जन करता, फिर उसी से अकॉर्डिंग अर्थ कमाता, उसी के हिसाब से विवाह होगा, मतलब काम की पूर्ति। अब जब 50 के हो जाएंगे तो बेटे को घर के अंदर आने देना होगा। तो सब छोड़कर वन की तरफ जाओ और देखो कि ज़िंदगी में क्या हासिल कर पाए, क्या क्या गलतियाँ किए, और जो कुछ समझ आए उसको 75 से 1100 साल तक लोगों को समझाओ, और ऐसा करोगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। तो इस तरीके से जीवन के 4 लक्ष्य बताए गए, उसी हिसाब से लक्ष्य की पूर्ति के लिए आश्रम बताए गए। प्रश्न पूछा गया है कि जीवन को किस काल में विभाजित किया गया, तो एलवीए में। अब फिर इसके बाद कपिल वस्तु, शाक्य वंश, शुद्धोधन, 7 दिन, डेथ, महामाया, लुम्बिनी, सिद्धार्थ। अब कहानी शुरू होती है। भारत और नेपाल के बॉर्डर पर कपिल वस्तु पड़ता है। वैसे तो नेपाल में है कपिल वस्तु। शाक्य डायनेस्टी कपिल वस्तु पर शासन करती थी, उसी के एक शासक थे शुद्धोधन। शुद्ध मतलब शुद्ध तरीके से, सही तरीके से, धन मतलब धन कमाना। अब जब कोई सही तरीके से धन कमाता है तो प्रभाव बढ़ता है पूरे विश्व में, यानी माया बढ़ती है। तो उनका विवाह महामाया से हुआ। अब दोनों में से एक पुत्र हुआ। तो कहते हैं जब गर्भपात होने वाला था, लायक पेट पर जोर पड़ रहा था, तो महामाया को लगा मायके चलना चाहिए, क्योंकि पहला बच्चा मायके में हो। तो वो एरिया भी लुम्बिनी। तो जाने लगे, लेकिन जोर पड़ा तो रास्ते में रुकना पड़ा। तो वो एरिया था लुम्बिनी। तो लगा कि जा नहीं पाएंगे, वहीं रुककर पुत्र सिद्धार्थ का जन्म हुआ। अब कहा जाता है कि जब जन्म हुआ तो उनके 7 दिन बाद माता महामाया की मृत्यु हो चुकी थी। अब मृत्यु होने के बाद कौन पाले, तो माँ के समान कोई चाहिए, यानी मौसी, यानी प्रजापति गौतमी। अब जब माँ महामाया जा रही थी रामगाम, जो मायका था, और उनके वंश का नाम था कोलिये। कहा जाता है रामगाम को शायद 5 वंश या 7 वंश के लोग एक साथ शासन करते थे, उसी में से एक था कोलिये। अब बोलते हैं कि गौतमी पालन पोषण करने लगी। जब पालन करेगी तो शुद्धोधन और गौतमी करीब आएंगे, तो अब इन दोनों की शादी कर दो। जब शादी करने पर गौतमी और गौतमी का अब गौतमी क्या हो गई, बुद्ध की सौतेली माँ कहलाई और पुत्र की तला पाला। अब पालते हुए गौतमी को भी पुत्र था, शायद उसका नाम नंदा था। अब कहा जाता है जब पैदा हुए तो शायद कौंडल्य नाम का एक सन्यासी उनके दरबार में आए और बोले कि या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या बड़ा होकर सन्यासी बनेगा, लोगों की समस्याएं दूर करेगा। अब शुद्धोधन को पता था कि उन्होंने सारी सुख सुविधाएं दे दी ताकि भोग विलास में रहें और पता न चले कि सच्चाई की संसार में दुख है। अब यही बात कोई सपने में आकर उन्हें बताता था और परेशान होकर उठ जाते थे बुद्ध जी। तो कई बार ऐसा हुआ तो दासियों ने बताया कि परेशान होकर उठ जाते हैं। अब 16 वर्ष की ही उम्र में कपिल वस्तु में सबसे सुंदरी यशोधरा का विवाह सिद्धार्थ के साथ कर दिया। अब दोनों से उनको पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा राहुल। अब ऐसा हुआ था कि जब जन्म हुआ तो दासियां बोले पुत्र हुआ है, तो ये बोले कि एक राहु आ गया। तो उन्होंने सुना कि राहुल आ गया, तो उनका मन पहले से ही नहीं था। एक दिन बाकी परिवार के साथ सिटी घूम कर आए, बाकी परिवार के लोग, ये सब देखा तो सिद्धार्थ के मन में एक जिज्ञासा हुई और पिताजी को बोला कि हम भी देखने जाएंगे। तो अब मना तो नहीं कर सकते थे क्योंकि जिज्ञासा मार डालती। बोला कि ठीक है,
अब शुद्धोधन ने बाहर जाकर कहा कि जो लोग बीमार हैं वो चले जाएं रोड से, ताकि उनका पुत्र सही सही चीज़ें देखे। और लोगों ने पालन किया और घूमने गए। तो किसके साथ गए? घोड़ा था कंदक, सारथी नाम चन्ना। इन दोनों के साथ नगर की 4 बार यात्रा के 4 दृश्य देखे। बीमार, बूढ़ा, मृत, सन्यासी। तीनों दृश्य देखकर बोले, संसार में दुख है, क्या मेरे साथ भी ऐसे ही होगा? अगर चन्ना से पूछे, चन्ना बोला, हाँ महाराज, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। अब एक सन्यासी को देखे चौथी यात्रा में, तो ये कौन है सन्यासी जो प्रॉब्लम से दूर रहता है, ना सुख है न दुख है इसके जीवन में। मौसी, बाद में सौतेली माँ, प्रजापति गौतमी, 16 वर्ष, यशोधरा, विवाह, या राहुल पुत्र, रथ घोड़ा, सारथी कंधक चन्ना 4 बार। अब लगा कि महल में जो जी रहे हैं वो तो मिथ्या है, झूठ है, और त्याग किया अपने घर का 29 वर्ष की आयु में। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता था, और जिसे घोड़े से प्रदर्शित किया जाता है। महा माने महान, अभियान, निष्क्रमण माने त्याग। तो अब जब महान अभियान यानी सत्य की खोज के लिए निष्क्रमण यानी त्याग करना, जो ये 6 वर्ष तक घूमते रहे और 35 वर्ष की आयु में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। 8 दिन तक ध्यान में थे। अब ये बुद्ध ज्ञानी कहलाए। वैशाख पूर्णिमा फुल मून के दिन इनका जन्म, ज्ञान, मृत्यु हुई, तो इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मानते हैं। बोध गया को एक मई में होता है, वैशाख माने मई। बुद्ध एक बोध गया एक गया के अंदर जगह है बिहार में, जहाँ जो निरंजना नदी फाल्गुन नदी के किनारे बसा है। ठीक है। अब जहाँ भी बुद्ध बोधि आए, मतलब जहाँ भी बुद्ध बोधि आए, मतलब होता है ज्ञान। इस घटना को संबोधि बोला गया। इसका प्रतीक चिन्ह था बोधि वृक्ष। अब 20 वर्ष घर त्याग, घोड़ा, महाभिनिष्क्रमण, त्यागना, महान अभियान, उद्देश्य 6 वर्ष, 35 वर्ष, बोध गया, निरंजना, फाल्गुन नदी, बोधि वृक्ष, बुद्ध, ज्ञानी, संबोधि। अब ज्ञान मिला तो इसको किसी को बताएं। तो इनके 4 मित्र थे। अब जब व्यक्ति घर से दूर होता है तो मित्रों के करीब होता है। अब मित्र किस तरह के बनते हैं? टीचर के मित्र टीचर बनते हैं, उसी डिपार्टमेंट के बनते हैं। तो अब इनके मित्र थे सन्यासी। तो 5 लोगों के साथ पहुँचे सारनाथ में, और सारनाथ में हरी घास पाई जाती है, ऋषियों को पसंद है। इसे ऋषि का पत्तन भी कहा जाता है, मतलब वो स्थान जहाँ ऋषि आकर रुकते हैं। अब ऐसे ही बताए अपने दोस्तों को कि ज्ञान मिल गया है। अब सबसे गहरा सदमा उन्हीं को होता है जब गहरे मित्र होते हैं। फिर वो बेहोशी से पानी के छींटे मार कर उठे तो बोले, अरे ज्ञान की प्राप्ति वाला तो हमारा ही दोस्त है, बताओ कि कैसे पाए, हम भी पा जाएं। तो बुद्ध ने उन्हें अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, और इस घटना को धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया। धम्म माने धर्म, चक्र माने पहिया, और परिवर्तन माने बदलाव। पाली में जो लोकल लैंग्वेज थी, जैसे टीचर के दोस्त टीचर होंगे, वैसे सन्यासी के दोस्त सन्यासी भिक्षु होंगे। धम्म चक्र परिवर्तन, अब धर्म का पहिया घूमेगा तो समाज में बदलाव आएगा। और धर्म क्या है? धर्म महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश जहाँ जहाँ फैलेंगे समाज में वैसे वैसे बदलाव आएगा। धम्म चक्र परिवर्तन, सारनाथ, ऋषिपत्तन, संघ, 5 मित्र, सन्यासी, प्रथम उपदेश, पाली लोकल लैंग्वेज, धम्म चक्र परिवर्तन, धर्म पहिया बदलाव, उपदेश। अब जब है प्रतीक चिन्ह क्या है? चक्र, क्योंकि जब चक्र घूमेगा तभी तो समाज में बदलाव आएगा। जब सारनाथ में जो है गए तो मित्रों को थोड़े लगा कि बुद्ध आ रहे हैं, उनको लगा वही मित्र आ रहे हैं। सारनाथ का अगला नाम जो था ऋषिपत्तन। मीनिंग क्या है? ऋषिपत्तन की मीनिंग अच्छी घास वाली भूमि। अब प्रथम उपदेश किसको दिया? 5 मित्रों को दिया। इस घटना को क्या बोला गया? पता नहीं। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? और जो है हाँ, क्या है? धम्म चक्र परिवर्तन शायद बोला गया, प्रतीक चिन्ह चक्र है शायद।
अब भगवान भगवान बुद्ध का समय था, तो उस समय हर जगह जाना संभव नहीं था, क्योंकि हेलीकॉप्टर, ट्रेन नहीं थे, ट्विटर, यूट्यूब नहीं था, मतलब अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम नहीं था। अब हमारा उद्देश्य तो जनता तक कैसे तेज़ी तक पहुंचा जा सके, तो धर्म का तेज़ी से प्रसार प्रसार के लिए सारनाथ में रहते हुए ग्रुप संघ बनाया। अब जो है, आप अपने धर्म के तेज़ी प्रसार के लिए ग्रुप बनाओगे तो उस ग्रुप से लोगों को कांटेक्ट में आएंगे तो वो बताएंगे, फिर उससे आगे वाले लोगों के कांटेक्ट में आएंगे, वो बताएंगे, और चेन बन जाएगी। भगवान बुद्ध ने एक और बात सोची, धर्म का प्रचार कर तेज़ी से हो, बट भाषा कौन सी सुने। उस समय की लोकल भाषा थी पाली। अगर यूपी बिहार वाले लोगों को अंग्रेजी यानी संस्कृत में बताएं तो क्या समझ में आएगा? लोग कहेंगे क्या बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है। 70% लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ेगा। अब क्योंकि मदर टंग नहीं है, सा से संघ, सा से सारनाथ, तो बुद्ध धम्म संघ। ठीक है। बुद्ध के 3 स्तंभ कौन से हैं बौद्ध धर्म के? लिखा है तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ, मैं बुद्ध द्वारा बनाए गए धम्म की शरण में जा रहा हूँ, और मैं बुद्ध द्वारा बनाए गए संघ की शरण में जा रहा हूँ। बुद्ध ने पहला उद्देश्य बोला गया धम्म, देने को बोला गया धम्म, और धम्म के प्रचार के लिए बनाया उन्होंने संघ। तो यही बोलते हैं। अब बुद्ध जो है जीवन भर धर्म का प्रचार करते हैं। 80 वर्ष की अवस्था में बोलते अपने शिष्य को मेरा समय आ गया 483 BC में, और मृत्यु हो जाती है।